तो आज से शुरू हो रहा है एक नया बैंक। जी हां, पेमेंट बैंक। रिजर्व बैंक ने 11 कंपनियों को पेमेंट बैंक शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी है। आखिर क्या है पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक कैसे काम करेगा और कैसे आपको इन बैंक से फायदा मिलेगा, इसके बारे में ये रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट के बाद हम आपको विस्तार से पेमेंट बैंक के बारे में समझाएंगे कि ये आम बैंकों से कितना अलग है। जल्द ही आप रिलायंस, वोडाफोन और एयरटेल जैसी कंपनियों के जरिए फोन पर बात ही नहीं करेंगे, बल्कि इनके पास अपना पैसा भी जमा कर सकेंगे, जैसे किसी बैंक में किया जाता है। यानी इन्हें एक मिनी बैंक समझा जा सकता है। आरबीआई ने वोडाफोन एम-पैसा और एयरटेल एम-कॉमर्स के अलावा 9 और कंपनियों को सैद्धांतिक तौर पर एक मिनी बैंक की तरह ऑपरेट करने की मंजूरी दी है। इनके नाम हैं वोडाफोन एम-पैसा, एयरटेल एम-कॉमर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आदित्य बिड़ला नुवो लिमिटेड, चोलामंडलम डिस्ट्रीब्यूशन, डाक विभाग, फिनोपेटेक लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड। इसके अलावा 2 और लोगों को व्यक्तिगत तौर पर मंजूरी मिली है। सन फार्मा के प्रवर्तक दिलीप सांघवी, पेटीएम के विजय शेखर शर्मा। पेमेंट बैंक पूरी तरह बैंक तो नहीं होते। ऐसे में सवाल है कि ये करेंगे क्या? दरअसल छोटे व्यापारी और कम आय वर्ग के लोग बचत खाता खोल पाएंगे। प्रवासी मजदूरों के लिए पैसा भेजने या स्वीकार करने का काम करेंगे। ग्राहक से अधिकतम 1 लाख रुपए तक का लेन देन ही कर पाएंगे। आरबीआई के पास कुल 41 कंपनियों ने पेमेंट बैंक लाइसेंस का आवेदन किया था, लेकिन अभी 11 कंपनियों को ही मंजूरी मिली है। पेमेंट बैंक के पीछे मकसद गांव-गांव तक बैंकिंग सेवा देने की कोशिश कही जा रही है। अब देखिए कि ये पेमेंट बैंक क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। एटीएम और डेबिट कार्ड की सहूलियत देंगे। क्रेडिट कार्ड जारी करने की इजाजत नहीं। ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा मिलेगी। म्यूचुअल फंड्स और जीवन बीमा कर पाएंगे। पेमेंट बैंक कर्ज नहीं दे पाएंगे। पेमेंट बैंकों में प्रवासी भारतीयों को खाता खोलने की इजाजत नहीं होगी। ऐसे में बड़े बैंकों को अब अपने प्रदर्शन पर काफी ध्यान देना होगा, या फिर उन्हें कारोबार की अपनी पूरी रणनीति ही बदलनी होगी, क्योंकि ये मिनी बैंक उनका खेल बिगाड़ने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पेमेंट बैंक पर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि इन बैंकों में भी पैसे जमा कराना आसान है और इनसे जुड़े दूसरे बैंक में लंबे समय तक पैसे डिपॉजिट किए जा सकते हैं। So in that sense, the payment banks are really useful only because they bring new players into the system who have existing businesses that can reduce the cost of access. And therefore, the payment banks will serve as feeders into the universal banks. If you want a long-term deposit, for example, you put your money in a payment bank which has an alliance with a universal bank, and it gets shifted into a associated account with the universal bank links to the payment bank account. तो आपको आसान शब्दों में बताते हैं कि पेमेंट्स बैंक में आपको क्या क्या फायदा होने वाला है। दरअसल ये बैंक भी सामान्य बैंक की तरह ही काम करेंगे, जिस तरीके से बाकी बैंक काम करते हैं। इससे कम आय वर्ग के लोग बचत खाता खोल सकेंगे। छोटे व्यापारी भी यहां पर अपना बचत खाता, सेविंग बैंक अकाउंट खोल सकेंगे। अधिकतम मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का लेन देन ग्रामीण इलाकों में आप आसानी से भेज सकेंगे। बैंकिंग सिस्टम में कैशलेस ट्रांजैक्शन को इससे बढ़ावा मिलेगा। आपका एम-पैसे का वॉलेट अब बैंक खाता बन जाएगा। आपके खाते पर ब्याज भी मिलेगा। सामान्य बैंकों की तरह ही आपको इसका डेबिट कार्ड भी मिलेगा। अनुराग शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, अगर एक हम ये कह सकते हैं कि कम से कम उस लिहाज से अगर देखा जाए कि एक स्मॉल यूजर जिसके पास अभी तक बैंक अकाउंट नहीं था, या फिर वो ये सोचता था कि बैंक अकाउंट खोलना सिर्फ उन्हीं के बूते की बात है जब एक बड़ा बैंक बैलेंस वो मेंटेन कर पाए, कम से कम उस टारगेट कंज्यूमर के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है।
जी बिल्कुल, जैसा कि रिजर्व बैंक और सरकार का जो मकसद है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना, देश के गांव-गांव तक बैंकिंग व्यवस्था को बढ़ाना, उसी दिशा में एक कदम है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत तो 17 करोड़ खाते खुले ही गए, लेकिन फिर भी और जिन लोगों को अभी तक बैंकिंग व्यवस्था से नहीं जोड़ा गया, उसकी दिशा में आरबीआई का कदम है। इसके लिए कुल 41 कंपनियों ने आवेदन दिया था और उसमें से रिजर्व बैंक ने 11 कंपनियों को सिद्धांतिक मंजूरी दी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा जिन कंपनियों को मंजूरी दी है उसमें से कुछ कॉर्पोरेट कंपनियां भी, जैसे रिलायंस, आदित्य बिरला नूवो, सन फार्मा के दिलीप संघवी। इसके अलावा इंडिया पोस्ट जो डाक पोस्टल विभाग है, डाक विभाग है, उसको भी पेमेंट बैंक की मंजूरी मिली है। तो जैसे पोस्टल विभाग का जो पूरे देश के कोने में अपना नेटवर्क है, तो वो पेमेंट बैंक का और अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा पेटीएम जो मोबाइल वॉलेट है, उसको भी पेमेंट बैंक की सैद्धांतिक मंजूरी मिले। पेटीएम की मैं बताना चाहूंगा 10 करोड़ कस्टमर है केवल भारत के अंदर ही, तो उनको भी अपना नेटवर्क बढ़ाने में आसानी होगी। और पेमेंट बैंक का जो मुख्य उद्देश्य है, जो छोटे व्यापारी है या छोटे कारोबारी है और कम आय के लोग हैं, जो 1 लाख रुपए तक का डिपॉजिट, भुगतान और रेमिटेंस कर सकते हैं और लेन देन कर सकते हैं। इसके अंदर अनुराग, अगर आम लोगों की भाषा में अगर हम इसे समझें, क्योंकि मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, आप उसे बेहतर से बताएंगे कि एम मनी ये हो जाएगा, एम अकाउंट हो जाएगा, यानी कि मोबाइल। अब मेरे हाथ में अगर ये मोबाइल है तो मेरे हाथ में ये मोबाइल है, यानी कि मेरा खाता है। ये किस तरीके से आम लोगों के लिए हुआ? जी देखिए, सरकार चाहती है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले। और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा भी होगा, जो मोबाइल वॉलेट है, जैसे मेट्रो शहरों में तो मोबाइल वॉलेट है या मोबाइल बैंकिंग है, उसको बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन जो छोटे टियर 2 शहर है, टियर 3 शहर है, गांवों में, वहां तक अभी इसको इतना बढ़ावा नहीं मिला है। तो पेमेंट बैंक एक उस तरह का काम करेगा। छोटे व्यापारी है, छोटे कारोबारी है, जो जिनको पैसा ट्रांसफर करना है, छोटी रकम का ट्रांसफर करना है, तो वो पेमेंट पोस्ट ऑफिस के जरिए या जो पोस्ट ऑफिस का नया पेमेंट बैंक होगा उनके जरिए। तो एम पैसा ये कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने का ही एक तरीका है। नहीं, जो बात है, कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने का एक तरीका है। और इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेशनल कब से हो जाएगा और इसे स्प्रेड, यानी कि इसे बढ़ावा किस तरीके से दिया जाएगा आम लोगों के बीच या उन लोगों के बीच, ग्रामीण इलाकों के बीच, जहां तक बैंकिंग जो है अब तक उस तरीके से नहीं पहुंची? जी अभी तक रिजर्व बैंक ने जो 11 कंपनियां हैं उनको सिद्धांतिक मंजूरी दी है। और ये जो सिद्धांतिक मंजूरी है वो 18 महीने के लिए है। और इन 18 महीने के अंदर रिजर्व बैंक जो कुछ शर्तें हैं वो पूरी करेगा और जो क्राइटेरिया है वो पूरे हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा क्राइटेरिया होगा, कंपनियों के कर्मचारियों से जुड़ा क्राइटेरिया होगा। वो पूरे होने के बाद ही ये जो 11 कंपनियां हैं इनको फाइनल मंजूरी मिलेगी। और जब फाइनल मंजूरी जब तक नहीं मिलती है रिजर्व बैंक की, तब तक ये 11 कंपनियां अपने बैंकिंग ऑपरेशन शुरू नहीं कर पाएंगे। अनुराग, एक इसमें और सवाल ये उठता है, क्योंकि इस तरीके की बैंकिंग को पहले भी काफी बढ़ावा दिया गया कि कॉर्पोरेटिव बैंक्स हैं, माइक्रो लेवल के कई बैंक्स हैं जो कि पहले भी ग्रामीण इलाकों में काम कर रहे हैं। इन बैंकों में और उन बैंकों में किस तरीके से फर्क होगा और क्या बुनियादी काम जो है जिसके बीच का ये डिफरेंस रहेगा? जी मेन जो शॉर्ट लिस्ट किया गया, जैसे मैं भी आपको बताया कि 41 कंपनियां थी और सारी ये बड़ी कंपनियां थी। इसमें जिनमें 41 में से केवल 11 कंपनियों को ही लाइसेंस मिला है। तो कोऑपरेटिव बैंक और उनसे काफी अलग होगा, क्योंकि ये जो सब कंपनियां ये फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, ये अपना देश के कोने कोने में मौजूद है, अपना पेनिट्रेशन अच्छे से कर सकती है। तो जो इसी तरह से जो कोऑपरेटिव बैंक है उनमें कई बार हमें सुनने आता था कि लोगों के पैसे लेके वो चंपत हो गए, लेकिन ये जो कंपनियां इनके फाइनेंशियली बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है। तो उस तरह की इन कंपनियों में दिक्कत नहीं होगी और एक जो आम ग्राहक है या निवेशक है उसमें भी भरोसा कायम रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। यानी कि आम निवेशकों का भरोसा भी इसमें कायम रहेगा, भले ये माइक्रो लेवल हो, लेकिन क्योंकि कंपनीज बड़ी हैं, स्ट्रेंथ बड़ी रहेगी और आम एक एक व्यक्ति तक बैंकिंग को पहुंचाना ये एक सबसे बड़ा जो है इसका एक मकसद होगा।